Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 जो कि है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस उसके ऊपर। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ लास्ट टाइम, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोथेरेपी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या गोल्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट्स की भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। सो दिस इज पार्ट 2 और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम बिहेवियरल थेरेपी और जो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है उसको डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड आई होप आपका पेन पेपर आपके पास है। अगर आपको कुछ लिखने का नोट डाउन करने का मन हो तो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है बिहेवियरल थेरेपी। नाउ सिंस द सिलेबस ऑफ दिस टर्म हैज बीन रिड्यूस्ड, तो जो साइकोडायनामिक थेरेपी है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, इसीलिए हम डायरेक्टली जो है बिहेवियरल थेरेपी से स्टार्ट करेंगे। अब बिहेवियरल थेरेपी का क्या गोल होता है? इट इज फोकस्ड ऑन बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट। तो जो क्लाइंट है उसका कैसा बिहेवियर है, उसके कैसे थॉट्स हैं अभी के वक्त में, इन द हियर एंड नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस पे फोकस होता है बिहेवियरल थेरेपी का, राइट। अब बिहेवियरल थेरेपी के कुछ मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एड्रेस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट थेरेपीज के डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज होते हैं, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं क्लाइंट के लिए, डिफरेंट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो बिहेवियरल थेरेपी में जो थेरेपी के लिए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है उसमें से एक होता है बिहेवियरल एनालिसिस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बिहेवियरल एनालिसिस? इट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द malfunctioning behaviors, the antecedents of faulty learning and the factors that maintain or continue that faulty learning। तो यहाँ पे बिहेवियरल एनालिसिस के बेसिकली 3 गोल हैं। पहला गोल क्या है कि जो माल फंक्शनिंग बिहेवियर है उसको फाइंड आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना। माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या होता है? वो बिहेवियर्स जो क्लाइंट को डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स। तो सबसे पहला हमारा गोल होता है कि हम ऐसे बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें। नाउ वंस दीज माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द सेकेंड गोल इज टू फाइंड आउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग। अब क्योंकि बिहेवियरल थेरेपी है तो वो तो यही पॉस्टुलेट करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने कोई फॉल्टी पैटर्न ऑफ बिहेवियर लर्न कर लिया है या फॉल्टी पैटर्न ऑफ थिंकिंग लर्न कर लिया है। तो ये जो फॉल्टी लर्निंग का एंटीसीडेंट फैक्टर है उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली द कॉजेस जो हमें प्रीडिस्पोज कर रहे हैं टू इंडल्ज इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर, जो हमें एक तरीके से डायथिसिस दे रहे हैं कि हो सकता है वो बिहेवियर आपको हो जाए। तो क्या एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं उस फॉल्टी लर्निंग के, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस फॉल्टी लर्निंग को लर्न करने के लिए, तो उन चीज़ों को भी फाइंड आउट कर लिया जाता है। Now once the malfunctioning behavior, the faulty learning के antecedents जो होते हैं, ये दोनों चीजें जब फाइंड आउट कर ली है, so the third thing that is identified is the factors that maintain or continue the faulty learning। तो चलो आपने एक बारी बाई चांस faulty learning आपने कर ली, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आप जो उस faulty learning को मेंटेन ही करे जा रहे हैं, ठीक है, या उस faulty learning को कंटिन्यू ही करे जा रहे हैं, आपको भूलने नहीं दे रहे। So what are the factors which are basically leading to the persistence of that faulty behavior, continuance of that faulty behavior? तो behavioral analysis के बेसिक 3 गोल्स होते हैं कि ये 3 चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो काफी हद तक जो है क्लाइंट की हेल्प हो सकती है, राइट। Then the second method of treatment is antecedent operations and consequent operations। तो antecedent operations और consequent operations में होता क्या है? सबसे पहले हम लगाते हैं
antecedent operation. Now, what is an antecedent operation? Controlling the behavior by changing something that precedes such a behavior. तो suppose हमें किसी behavior को control करना है, तो antecedent operations के according हम उस behavior को कैसे control कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि उस behavior से पहले जो भी चीज हो रही है या उस behavior से पहले जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके हम अपने टारगेट बिहेवियर में भी चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज व्हाट एंटीसीडेंट ऑपरेशन सेज. फिर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि एक बारी जब आपने वो चेंज कर लिया, आप फिर जो बिहेवियर है जिसको आप चाहते थे हो, उस बिहेवियर के होने के बाद यू एनकरेज दैट बिहेवियर, यू री-इन्फोर्स दैट बिहेवियर आफ्टर इट हैज बीन परफॉर्म्ड. तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रही हो ये बात, तो इसको मैं थोड़े इजी तरीके से एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है कि सपोज, ठीक है, घर में कोई बच्चा है जो डिनर खाने में बड़ी प्रॉब्लम करता है. ठीक है, वो बच्चा कहता है मुझे डिनर नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं है, मुझे नहीं खाना. ठीक है, तो अब हमारा ये जो टारगेट बिहेवियर क्या है इस केस में, दैट द चाइल्ड इज नॉट ईटिंग द डिनर, वो हमारा हो गया टारगेट बिहेवियर जिसमें हमें चेंज करना है, जिसको हमें एक अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट करना है कि बच्चा हेल्दी डिनर कर ले. नाउ इन दिस केस हम जब ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करेंगे तो सबसे पहले जब हम एंटीसीडेंट ऑपरेशन एस्टैब्लिश करेंगे उसमें क्या करेंगे कि भाई डिनर टाइम होता है यूजुअली 8-9 o'clock लोगों का, तो और 6-7 बजे के आसपास एक चाय स्नैक्स का टाइम होता है जिसमें खाना भी सर्व होता है. तो व्हाट कैन बी डन इज कि वो जो टी टाइम है या जो स्नैक्स का टाइम है उसमें उस बच्चे को जो फूड की क्वांटिटी सर्व की जा रही है उसको हम रिड्यूस कर देंगे. सो व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग कि जो डिनर टाइम था, जिस डिनर टाइम के बिहेवियर को हमें मॉडिफाई करना है, उससे पहले जो चीज आ रही है उसमें कुछ चेंज करना. तो डिनर टाइम के बिहेवियर से पहले क्या चीज आ रही है? टी टाइम का स्नैक. तो हमने टी टाइम के स्नैक में कुछ चेंज किया, और वो चेंज क्या था कि हमने फूड की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया ताकि डिनर टाइम में बच्चे को अपने आप भूख लगेगी, क्योंकि पहले इतना खाया नहीं, तो अब नेचुरल है कि बच्चे को भूख आएगी, है ना. फिर क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन. नाउ बिकॉज ऑफ द एंटीसीडेंट ऑपरेशन द चाइल्ड एट द डिनर टाइम विल आस्क फॉर फूड. वो बच्चा बोलेगा मुझे भूख लगी है, और वो अच्छे से खाना भी खाएगा. तो हमारा जो बिहेवियर था, जो टारगेट बिहेवियर था जिसको हमने मॉडिफाई करना था, वो बिहेवियर तो बच्चे ने परफॉर्म कर दिया. ठीक है, उसने प्रॉपरली अपना डिनर खा लिया. तो नाउ सिंस द चाइल्ड हैज शोन दैट बिहेवियर, तो उस बिहेवियर को हम एनकरेज करेंगे. कैसे एनकरेज कर सकते हैं? कि बच्चे की तारीफ कर दी कि वाओ यू आर सच अ गुड गर्ल दैट यू हैव ईटन द डिनर प्रॉपरली, या आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा दैट यू हैव डन दिस. तो हमने एनकरेज किया. तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जिससे जो है हम जो क्लाइंट का बिहेवियर है, क्लाइंट के थॉट्स हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस ग्रेजुअली ला सकते हैं. तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन बिहेवियर से पहले कोई चीज चेंज करना, और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन की जब वो हमारा the wanted behavior, the target behavior has been performed by the client, फिर उस client को जो है मोटिवेट करना by praising them, by reinforcing them with something. तो ये आ गई दो methods of treatment. अब ये तो दो मेथड है ट्रीटमेंट की. इन ट्रीटमेंट मेथड्स में क्या क्या बिहेवियरल टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सो देर आर सम 6 बिहेवियरल टेक्निक्स दैट आर बेसिकली यूज्ड इन द बिहेवियरल थेरेपी. बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर है. ठीक है, नेगेटिव reinforcement, aversive conditioning, positive reinforcement, differential reinforcement, systematic desensitization and modeling. तो एक एक करके इन सारी टेक्निक्स को हम जरा समझ लेते हैं फटाफट. आई होप आप लोगों का कंसंट्रेशन अभी तक वीडियो में है, राइट? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और आपके बोर्ड एग्जाम के उससे नजरिए से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. ओके, तो सबसे पहले समझेंगे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. ठीक है, उससे पहले एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट के बारे में, वो ये है कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है. सो रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली डन टू एनकरेज सम काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, कोई भी बिहेवियर है, और अगर मैं कह रही हूँ दैट रीइंफोर्स दैट बिहेवियर, दैट मीन्स आई एम एनकरेजिंग दैट बिहेवियर. जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस में, दैट वी आर एनकरेजिंग द बिहेवियर.
बिहेवियर, दैट बेसिकली मीन्स कि किसी भी बिहेवियर को बढ़ावा देना ताकि वो बार बार फिर से होए, राइट? सो दैट इज रीइंफोर्समेंट. नाउ व्हेन वी से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे होता है कि कोई जो चीज है उसको रिमूव करना ताकि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है रीइंफोर्स या एनकरेज हो सके. फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा हमें ठंड लगती है, कोल्ड वेदर होता है जैसा कि आजकल है, तो हम बहुत सारे जो है गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स में भी हीटर भी यूज कर लेते हैं टू एस्केप दैट कोल्ड, टू अवॉइड दैट कोल्ड, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है. क्यों? बिकॉज वी आर रिमूविंग समथिंग. क्या रिमूव कर रहे हैं? वो जो कोल्ड हमें लग रही है, उस कोल्ड को, उस जो डाउन हो रहा है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से हम अपने आप को दूर ले जा रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम अपने आप से दूर हटा रहे हैं बाय व्हाट? बाय वेयरिंग वुलन क्लोथ्स, बाय यूजिंग अ हीटर. तो इन चीजों से क्या होता है कि विंटर्स में हमारा जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स हुआ है. ठीक है. अब इसका एक और सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का? सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज आप पेरेंट्स हैं और आपका एक चाइल्ड है. ठीक है. उस चाइल्ड ने जो है अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टर्म 1 के रिजल्ट्स में. उसने बड़ी मेहनत करी थी, दिन रात अच्छे से पढ़ाई पे फोकस किया था और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया. सो एज अ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द चाइल्ड, और उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए कि वो हर बार इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन, लगन और मेहनत से पढ़ाई करता रहे, उस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस दिन जो उसको कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है, जैसे हर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होती है, राइट? कि किसी को घर के ये वाले कोर्स करने हैं, किसी को डिनर सर्व करना है, किसी को लंच प्रिपेयर करना है. तो सपोज उस बच्चे का जॉब था कि रात को जो है उसको मिल्क प्रिपेयर करके अपने पेरेंट्स को देना होता था. तो बिकॉज द चाइल्ड हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन हिज एग्जाम्स और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो हमने क्या करा एज पेरेंट्स, हमने जो है उस चाइल्ड का जो रात का कोर था ऑफ प्रिपेयरिंग द मिल्क, उस कोर को रिमूव कर दिया. ठीक है. तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं एक बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए. तो हमने उसका रात का कोर 1 वीक के लिए रिमूव कर दिया कि बच्चे तुम इस काम से 1 हफ्ता छुट्टी ले लो ताकि तुम उसका बिहेवियर रीइंफोर्स कर सको कि जो उसने पढ़ाई में मेहनत की थी वो आगे भी करता रहे, राइट? दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम कोई चीज ऐड कर रहे होते हैं टू रीइंफोर्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, उसी केस में अगर बच्चे ने अपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस दिन रात को जो है हमने उसे एक पार्टी दे दी या फिर उसको हमने गिफ्ट लाके दे दिया. तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ना कुछ ऐड किया है उसके बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने कोई चीज रिमूव करी थी उसके उसी बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है उसके बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए. सो आई होप आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू एवर्सिव कंडीशनिंग. उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है. काफी बारी आपने ये वर्ड सुना होगा, राइट? सो यस, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग, लर्न करना. तो एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस. तो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स कोई ऐसा बिहेवियर है जो हम नहीं चाहते बार बार हो, एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है, हमें वो बिहेवियर नहीं पसंद और हमें उस बिहेवियर को रिमूव करना है. ठीक है. तो उस अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम पेयर करेंगे एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस. एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो बहुत प्लेजेंट ना हो, ठीक है, बहुत अच्छा ना हो. तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस के साथ जब हम रिपीटेडली एसोसिएट करने लग जाएंगे, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कोई सपोज अल्कोहलिक है, ठीक है, उसको अल्कोहल की एडिक्शन है. सो दैट अल्कोहल एडिक्शन बिकम्स एन अनडिजायर्ड बिहेवियर फॉर अस, बिकॉज हमें तो नहीं पसंद अल्कोहल एडिक्शन, हमें उस एडिक्शन से मुक्ति चाहिए. सो उस अल्कोहलिक को हम क्या करेंगे कि हम उसे बोलेंगे कि ये ग्लास में अल्कोहल है, आप इस अल्कोहल को स्मेल कीजिए, एंड व्हेनेवर द पर्सन
person will smell this alcohol, we will pair it with a mild shock to the person. तो जब भी वो इंसान अल्कोहल को स्मेल करेगा उसको हम बहुत माइल्ड एथिकली शॉक करेंगे. तो क्या होगा, रिपीटेडली जब हम इस चीज को पेयर करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली वो जो शॉक की वजह से जो शॉक है वो क्या हो गया, एक एवर्सिव स्टिमुलाई, क्योंकि किसी को भी पसंद तो नहीं है कि भाई उसे करंट लगे, है ना, वो चीज प्लेजेंट तो नहीं होती किसी के लिए. तो जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उस इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस अराइज होते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को ग्रेजुअली वो इंसान अल्कोहल के साथ रिलेट करने लग जाता है और जो अल्कोहलिक बिहेवियर है उसका वो ग्रेजुअली विद टाइम डिक्रीज होता है. तो एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम रिपीटेडली एसोसिएट कर रहे हैं एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस या एक एवर्सिव स्टिमुलाई के साथ, राइट? Okay, now the fourth type of behavioral technique is differential reinforcement. तो differential reinforcement क्या हो सकती है? Differential reinforcement में basically क्या होता है कि देखो, negative और positive reinforcement में तो हम सिर्फ एक ही पाथ पे चल रहे थे कि अगर negative reinforcement है तो कुछ remove ही करना है, positive है तो कुछ add ही करना है. But differential reinforcement में दोनों भी कर सकते हैं कि जो behaviors unwanted हैं उनमें आप जो है एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग रखें और जो बिहेवियर्स वांटेड हैं उनको आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते जाएं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा बिहेवियर है जो चाइल्ड अच्छे से कर रहा है तो आप उस वांटेड बिहेवियर के लिए उस चाइल्ड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे. बट कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको नहीं पसंद और जो आप चाहते हो कि चाइल्ड फिर से ना करे, उसके लिए आप उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हो या फिर सिंपली उस अनवांटेड बिहेवियर को इग्नोर भी किया जा सकता है. तो सपोज कोई अनवांटेड बिहेवियर है उसको हमने सिंपली इग्नोर किया और जो एक बिहेवियर है जो चाइल्ड अच्छे से कर रहा है, जो एक वांटेड और एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको हमने पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया. तो क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है या फिर इंडिविजुअल धीरे धीरे समझ जाता है कि ओके, उस बिहेवियर को तो कोई भाव नहीं मिल रहा था, एवरीबडी वाज इग्नोरिंग इट, सो प्रोबेबली आई शुड नॉट बी बिहेविंग लाइक दैट अगेन. बट जब मैंने ऐसा पॉजिटिव वाला बिहेवियर किया था तो सबने मेरी बड़ी प्रेज की थी, मेरी बड़ी तारीफ हुई थी, मुझे गिफ्ट्स मिले थे. सो दिस इज द बिहेवियर विच आई शुड बी रिपीटिंग वंस अगेन. तो ये चीज होती है आपके डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में, जहां पे आप दोनों ही टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को इन्वॉल्व करके चलते हैं. आफ्टर दैट वी हैव सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. अब जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये कॉन्सेप्ट दिया था वोल्फ ने, WOLPE. ठीक है, इसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बेसिकली बहुत बार यूज होता है फोबियाज के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, जैसे कई लोगों को फोबिया होता है एनिमल्स से, कई लोगों को फोबिया होता है वाटर से, तो उन फोबियाज को ट्रीट करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज किया जाता है काफी बारी. Now what happens over here is कि जो क्लाइंट है और जो थेरेपिस्ट है वो दोनों आपस में मिलके एक हायरार्की बनाते हैं एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाइज की. तो सपोज मैंने एक हायरार्की बनाई है, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ और मेरे साथ मेरे थेरेपिस्ट भी बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि मुझे जो है डॉग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत फोबिक हूँ मैं डॉग से. तो वो क्लाइंट जो है मैं और जो थेरेपिस्ट है हम दोनों मिलके एक हायरार्की बनाएंगे कि कौन सी चीज से आपको सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है. क्या जब डॉग बिल्कुल आपके पास खड़ा हो या डॉग के बारे में सोचने तक से भी आपको एंजाइटी हो सकती है. तो हम एक हायरार्की बनाएंगे कि अगर मैं डॉग के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतनी एंजाइटी नहीं होती, तो वो लेवल 1 पे आ गया. बट अगर डॉग मेरे सामने आ जाता है तो मेरी एंजाइटी पीक पे होती है, तो वो टॉप मोस्ट हायरार्की लेवल पे आ जाएगा. तो एक बारी जब ये हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई क्रिएट हो जाता है तब क्या होता है, क्लाइंट को बोला जाता है टू ग्रेजुअली थिंक अबाउट दिस हायरार्की व्हाइल द थेरेपिस्ट इज आल्सो कामिंग देम इनिशियली. तो थेरेपिस्ट ने एक बारी उनको जब हायरार्की क्रिएट करवा दी क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों ने, तो थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को थोड़ा काम डाउन करते हैं, उनको रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में लाते हैं और फिर थेरेपिस्ट क्लाइंट को बोलते हैं कि जो हमने अभी हायरार्की क्रिएट करी है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है
सोचना है, ग्रेजुअली सोचना है कि सपोज आपके पास एक डॉग आ रहा है, आप उसे पैट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ग्रेजुअली सोचनी है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. और यहाँ पे एक प्रिंसिपल जो काम करता है वो प्रिंसिपल है रेसिप्रोकल इनहिबिशन का. नाउ व्हाट हैपेंस इन रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज कि दो अपोजिंग फोर्सेस हैं जो सेम टाइम पे काम कर रही है, तो जो उसमें से वीकर फोर्स है वो हट जाएगी. तो यहाँ पे दो अपोजिंग फोर्स कौन सी थी? एक तो अपोजिंग फोर्स है एक फोर्स है एंजाइटी की, जो मुझे डॉग के बारे में सोचने की वजह से आ रही है, और एक फोर्स है मेरे कामनेस की, जो थेरेपिस्ट मुझे कर रहा है काम डाउन. तो इसमें से जो एंजाइटी प्रोवोकिंग फोर्स है वो थोड़ी वीक पड़ जाएगी, क्योंकि थेरेपिस्ट इज कंटिन्यूअसली कामिंग मी डाउन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली ये वाली जो एंजाइटी है वो रिमूव होती चली जाएगी. तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का, जिसमें हम लोग हायरार्की प्रोड्यूस करते हैं आपकी एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाइज के लिए. ठीक है, और उस हायरार्की को इमेजिन किया जाता है बाय द क्लाइंट व्हाइल द थेरेपिस्ट इज आल्सो कंफर्टिंग द क्लाइंट. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट बिहेवियरल टेक्निक है वो है मॉडलिंग की. इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, काफी बार पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, तो जब क्लाइंट जो है एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना सीखता है बाय ऑब्जर्विंग आइदर अ रोल मॉडल या फिर थेरेपिस्ट को ऑब्जर्व करके. तो थेरेपिस्ट जो है वो कई बार रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, या फिर एक रोल मॉडल को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है पूरे थेरेपी के सिनेरियो में, और उस रोल मॉडल का बिहेवियर देख के क्लाइंट भी बिहेवियर एक सर्टेन वे में बिहेव करना सीखता है. तो मॉडलिंग और वाइकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है. वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है? लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल. तो ये है आपकी बेसिक बिहेवियरल टेक्निक्स जो यूज होती हैं बिहेवियरल थेरेपी में. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बिहेवियरल थेरेपी. आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर्ड है, ये टेक्निक्स भी क्लियर्ड है, राइट? नाउ वील मूव ऑन टू द सेकेंड सेट ऑफ थेरेपी दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी. ठीक है, अब कॉग्निटिव थेरेपी का क्या काम होता है? जैसे बिहेवियरल थेरेपी का काम था बिहेवियर्स और थॉट्स को जो क्लाइंट को डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट पे उन्हें आइडेंटिफाई करना, कॉग्निटिव थेरेपी का काम होता है टू लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन द इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स. तो यहाँ पे एक कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए. जैसे ही कॉग्निटिव थेरेपी नाम आया, आपको इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स मन में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो कॉग्निटिव थेरेपी का मेजर रोल ही होता है कि जो हमारे इरैशनल थॉट्स हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में, उन इरैशनल थॉट्स का क्या कॉज है. ठीक है, क्यों आ रहे हैं वो इरैशनल थॉट्स, क्यों आ रहे हैं वो इरैशनल बिलीव्स, और कैसे वो हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे मन में, उन सारी चीजों को लोकेट करने का काम होता है कॉग्निटिव थेरेपी में. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, जैसे एक टाइप ऑफ थेरेपी जो कॉग्निटिव थेरेपी का ही पार्ट है वो है RET, दैट इज रैशनल इमोटिव थेरेपी. तो ये जो रैशनल इमोटिव थेरेपी है ये दी है एल्बर्ट एलिस ने, राइट? Now what happens in rational emotive therapy is एक एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस किया जाता है. जैसे बिहेवियरल थेरेपी में बिहेवियरल एनालिसिस था, कॉग्निटिव थेरेपी के रैशनल इमोटिव थेरेपी में ABC एनालिसिस किया जाता है, दैट इज योर एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस. तो इसमें एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट हमने थोड़ी देर पहले भी कवर किया था. एंटीसीडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो बेसिकली डिस्ट्रेस कॉज करने में जिनका हाथ होता है. ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्लाइंट को हो रहा है वो किन इवेंट्स की वजह से हो रहा है, उनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट इवेंट्स. तो ये जो एंटीसीडेंट इवेंट्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर आपका आता है बिलीफ. तो बिलीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? द क्लाइंट इज बेसिकली इंटरव्यूड. क्लाइंट का एक इंटरव्यू लिया जाता है टू आइडेंटिफाई कि क्या इरैशनल बिलीव्स हैं उसके मन में. तो इरैशनल बिलीफ का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे सपोज कोई इंसान बोलता है कि आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरीवन ऑल द टाइम. तो ये तो एक बड़ी इरैशनल बात है ना, इसका कोई बेसिस नहीं है रियलिटी में. ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारे लोग मुझसे प्यार करें और हर वक्त मुझसे प्यार करें.
सो दैट इज वाई इट इज एन इरेशनल थॉट. तो ऐसे इरेशनल थॉट्स और इरेशनल बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाइंट का इंटरव्यू लिया जाता है. तो पहले एंटीसीडेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लाइंट की इरेशनल बिलीव्स को नोट किया जाता है बाय इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, और फिर हम आते हैं कॉन्सिक्वेंस पे. कॉन्सिक्वेंस कब होता है? कॉन्सिक्वेंस बेसिकली अकर्स ड्यू टू दीज इरेशनल बिलीव्स ओनली. तो हमारे जो इरेशनल बिलीव्स हैं, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, डिस्टॉर्टेड थॉट है हमारी, और जो एंटीसीडेंट इवेंट्स है, उन सारी चीज़ों की वजह से एक कॉन्सिक्वेंस आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिलीफ है जो इरेशनल है, दैट आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरीवन ऑल द टाइम. अब इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकता है? इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस आ सकता है कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे जब कोई मुझे प्यार नहीं करेगा. ठीक है, इफ समबडी विल से दैट आई डोंट लव यू, तो मेरे अंदर जो है एक नेगेटिव इमोशन आएगा, एक नेगेटिव बिहेवियर आएगा, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा. सो दैट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस. तो ये जो एबीसी एनालिसिस है, ये की जाती है रैशनल इमोटिव थेरेपी में. एंड व्हाट इज डन इज कि ये जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं क्लाइंट के, दे आर रेफ्यूटेड बाय द थेरेपिस्ट वाया नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग. तो थेरेपिस्ट ग्रेजुअली सेशन बाय सेशन कोशिश करता है कि जो क्लाइंट ने अपने मन में इरेशनल बिलीव्स और थॉट्स बना के रखे हुए हैं, उनको जो है चैलेंज किया जाए, उनको रेफ्यूट किया जाए एक ऐसे क्वेश्चनिंग टाइप से जो नॉन डायरेक्टिव है. दैट मीन्स कि जो नेचर है क्वेश्चन करने का वो जेंटल है. ऐसे नहीं धड़ल्ले से पूछ रहे हैं कि नहीं तुम्हारा तो ये बिलीव गलत है, तुम क्यों सोचते हो ऐसा. तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट वे जिसमें हमने क्लाइंट को बिल्कुल बोल दिया कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो. वी आर एक्यूजिंग द क्लाइंट, सो वी डोंट हैव टू डू दैट. थेरेपिस्ट जो है जेंटल वे में क्वेश्चनिंग करता है और डायरेक्टिव या प्रोबिंग वे में नहीं. राइट. तो ग्रेजुअली जब ये सेशन बाय सेशन ये चीजें होती जाती हैं, तो जो रैशनल बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है क्लाइंट के अंदर, और ये इरैशनल बिलीफ सिस्टम रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रेस हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फील होता है क्लाइंट को, वो भी ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर रैशनल इमोटिव थेरेपी. अब जो दूसरे टाइप की थेरेपी है जो एरन बेक ने दी है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ थेरेपी दैट कैन बी काउंटेड विद इन योर कॉग्निटिव थेरेपी, और ये थेरेपी दी है एरन बेक ने. नाउ व्हाट बेसिकली एरन बेक सेज इज कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कौन प्रोवाइड करता है? हमारी जो इमीडिएट फैमिली है जिसके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है. तो जो हमारी फैमिली और सोसाइटी हमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है, वो हमारे मन में कुछ कोर स्कीमास प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कुछ कोर स्कीमास डेवलप करते हैं. तो कोर स्कीमास को हम कोर सिस्टम्स भी बोल सकते हैं. तो हम जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में रहते हैं, उसकी वजह से हमारे मन में कुछ चीजों को लेके कुछ एक स्कीमा बन चुका होता है, कुछ एक कोर सिस्टम बन चुका होता है कि अगर सपोज आप एक इंडियन फैमिली में है, एक इंडियन हिंदू फैमिली में है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी की मैरिज करनी है तो आपके मन में उसके लिए एक स्कीमा ऑलरेडी रेडी होगा कि अच्छा शादी में एक हल्दी सेरेमनी होती है, एक मेहंदी सेरेमनी होती है, एक कोई रेड कलर की ड्रेस पहनते हैं यूजुअली जो दुल्हन होती है, एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग प्रोसीड्स. तो वो आपके मन में कोर स्कीमा बना हुआ है. व्हाई? बिकॉज यू आर लिविंग इन एन इंडियन हिंदू फैमिली. तो उस फैमिली, उस सोसाइटी की वजह से जो आपने चाइल्डहुड में जो जो एक्सपीरियंस किया है उनके साथ रहते हुए, उनकी वजह से काफी सारी चीजों के बारे में आपके मन में कोर स्कीमा बन जाता है. एंड व्हेन दीज कोर स्कीमास आर ट्रिगर्ड, जब ये जो कोर स्कीमा आपके मन में बना हुआ है, जब ये कोर स्कीमा ट्रिगर हो जाता है, तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स डेवलप होती हैं. नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होती हैं? वो इरैशनल थॉट्स होती हैं, परसिस्टेंटली आपके मन में आती रहती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बचपन में है कोर स्कीमा बन गया कि मुझे तो कोई आई एम अ वेरी नेग्लेक्टेड चाइल्ड, ऐसा आपका अगर कोर स्कीमा बन गया. व्हाई? क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था आपकी फैमिली और सोसाइटी के साथ, वो आपके अकॉर्डिंग ऐसा था कि उन्होंने आपको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, वो अपने ही में ज्यादा लगे रहे, आपके सिबलिंग्स को ज्यादा प्यार करते रहे. तो आपका कहीं ना कहीं एक कोर स्कीमा बनता गया कि माई फैमिली मेंबर्स डू नॉट वैल्यू मी, माई फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी. अब आगे जाके फ्यूचर में व्हेन यू ग्रो अप एंड यू आर मे बी एन अडल्ट, तो आपका कभी बाय चांस किसी इवेंट की वजह से कोर स्कीमा
ट्रिगर हो गया. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रेकअप हुआ एंड अगेन दिस कोर स्कीमा दैट माई फैमिली डजंट लव मी, वो ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से आपका एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि पहले तो कोर स्कीमा था कि माई फैमिली डजंट लव मी, बट नाउ एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आनी शुरू हो जाती है कि नोबडी लव्स मी. ठीक है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता यहाँ पे इस दुनिया में, राइट. बिकॉज ऑफ विच ये जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के साथ आती हैं. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं? ऐसी थिंकिंग जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है. अब अगर सोचो आपका नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है दैट नोबडी लव्स मी, सो दिस इज अ वेरी बिग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. ये एक रियलिटी को आपकी डिस्टॉर्ट करिए, बिकॉज रियलिटी में ऐसा नहीं है दैट नोबडी लव्स यू, देयर इज समबडी हु लव्स यू, राइट. तो ये जो थॉट्स आती है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, ये कॉग्निटिवली डिस्टॉर्टेड होती हैं, हमारी रियलिटी को जो है एक नेगेटिव लेंस से कवर कर देती हैं. इसी वजह से इन थॉट्स को हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. डिसफंक्शनल मतलब इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, हमारी नेगेटिव मैनर में हमारी रियलिटी को वो लाइट अप कर रही है, और हमारा जो कॉग्निशन है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसको भी डिटीरियोरेट कर रही हैं. तो ये होता है इस वाली थेरेपी में. एरन बेक के अकॉर्डिंग हमारी जो कोर स्कीमास होती हैं जब वो ट्रिगर होती हैं तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स डेवलप होती हैं, जिनको हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. इन चीजों की वजह से क्लाइंट की लाइफ में डिस्ट्रेस आता है. तो इनके साथ थेरेपिस्ट कैसे डील करता है? द थेरेपिस्ट यूजेस नॉन थ्रेटनिंग जेंटल क्वेश्चनिंग टू अचीव द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग. तो थेरेपिस्ट जो है सेशन बाय सेशन वंस अगेन जेंटल तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है. जो क्लाइंट के कोर स्कीमास जो बन चुके हैं, जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो बन चुकी है, उनको एक नॉन थ्रेटनिंग तरीके में चैलेंज करने की कोशिश करता है, ताकि जो क्लाइंट के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डिसफंक्शनल हो चुके हैं उनको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए. क्लाइंट के मन में जो इरेशनल थॉट्स बन चुकी है उनको वापस से रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट किया जाए. तो एक एग्जांपल क्या हो सकता है जेंटल क्वेश्चन का? तो फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ और मेरा नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है और मैं अपने थेरेपिस्ट को कंटिन्यूअसली बोले जा रही हूँ दैट यू नो नोबडी लव्स मी, मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता. सो एज अ थेरेपिस्ट जो जेंटल क्वेश्चनिंग हो सकती है वो ये हो सकती है दैट यू नो व्हाई शुड एवरीवन लव यू. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लाइंट को एक चैलेंज नहीं कर रही हूँ कि तुम गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी, बट मैं उसी से पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या जरूरत है सबको तुमसे प्यार करने की? वाई शुड एवरीवन लव यू? कुछ लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, बट वाई शुड एवरीवन लव यू इफ यू आर सेइंग नोबडी लव्स मी? तो उससे क्या हो गया? ठीक है, सो दैट इज हाउ एक जेंटल क्वेश्चनिंग की जाती है थेरेपिस्ट के द्वारा, राइट. सो दिस वाज योर थेरेपी बाय एरन बेक. हमने दो टाइप्स डिस्कस कर लिए कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर ही. एक है आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी बाय एल्बर्ट एलिस, और एक है थेरेपी बाय एरन बेक. द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ थेरेपी जो कॉग्निटिव थेरेपी में काफी यूज होती है, स्पेशली आजकल इन दीज टाइम्स इट इज वेरी वेरी पॉपुलर, जो कि है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी भी बोलते हैं. बहुत लोग बहुत यूज करते हैं सीबीटी को. तो नाउ व्हाई इज इट द मोस्ट पॉपुलर वन? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होती है और एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान होता है. शॉर्ट मतलब बहुत ज्यादा सेशंस नहीं चाहिए होते कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज करने के लिए, और इसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो भी इफेक्टिव होती है वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए. तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी, सिर्फ उसी को ट्रीट करने में सीबीटी हेल्प करेगा. नो, इट इज यूजफुल फॉर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एंड ऑल्सो जो सीबीटी है वो इजी है यूज करने में, थेरेपिस्ट के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी इजी है. एंड इट अडॉप्ट्स अ बायो साइको सोशल अप्रोच. तो सीबीटी जो है बायो साइको सोशल अप्रोच लेके चलता है. दैट मीन्स ये अज्यूम नहीं करते कि जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसका कॉज सिर्फ सोसाइटी है, या उसका कॉज सिर्फ आपका कुछ साइकोलॉजिकल मैल फंक्शनिंग है, या उसका कॉज सिर्फ जेनेटिक्स है. रादर इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑफ इट. वो कहता है कि बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, तीनों का एमालगमेशन हो सकता है एक कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का. So cognitive behavioral therapy is basically adopting a biopsychosocial approach. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. After that
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी जो कॉग्निटिव थेरेपी है और जो हमने थोड़ी देर पहले 6 बिहेवियरल टेक्निक्स देखी थी, उन दोनों को कंबाइन करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कॉग्निटिव भी है और बिहेवियरल भी है। दैट मीन्स हमारे जो कॉग्निटिव यानी कि इरैशनल थॉट्स हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करती है ये थेरेपी, और बिहेवियर यानी कि हमारी जो मैल फंक्शनिंग है बिहेवियर में, हमारे जो मैल अडेप्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स है उनको भी एड्रेस किया जाता है। सो थॉट्स और बिहेवियर दोनों को ही एड्रेस किया जाता है। देयरफॉर इट कंबाइंस द कॉग्निटिव थेरेपी विद द बिहेवियरल टेक्निक्स टू ट्रीट द क्लाइंट्स साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये होता है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक में, और ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है जस्ट बिकॉज इट इज अडॉप्टिंग अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच, और ये डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज एंड टेक्निक्स एंड टाइप्स को कंबाइन करके अप्लाई होती है। सो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। बिहेवियरल थेरेपी, ये थी आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स। कॉग्निटिव थेरेपी में हमने RET डिस्कस किया, थेरेपी बाय एरन बेक डिस्कस किया, एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ आया है, या राइट, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द 2 फॉर्म्स ऑफ थेरेपी दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आगे की जो थेरेपी है जैसे कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हमें कवर करनी है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स जो होते हैं जैसे योगा, मेडिटेशन, वो चीज़ें कवर करनी है, और जो रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल वाला जो एक आपका पोर्शन है चैप्टर में वो भी हमें कवर करना है। ये 3 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट विल बी पार्ट 3। एंड अभी तक के जो नोट्स हैं इस चैप्टर के, हैंड रिटन नोट्स, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी इजीली मिल जाएगा। एंड आई होप आप पार्ट 1 वाली भी वीडियो देख चुके हैं एंड यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी जब पार्ट 3 आए तो आपको फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। सो दैट विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू स्टे वेल, स्टडी वेल एंड enjoy. So thank you, have a good day and bye bye.